हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आज का आपकी अपनी क्लास में। चलिए, आज की हमारी क्लास स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेली की तरह ही। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि हमने आज इस क्लास को आपके पूरे प्रैक्टिस सेशन के तरीके से डिज़ाइन किया है। मतलब जो आज कंटेंट है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए, आरओ और एआरओ वाले बच्चों के लिए, साथ में उनके लिए भी जो किसी दूसरे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सॉरी, पहला सवाल हमने लिया है यहाँ पे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमने कब शुरू किया था? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006 में, 2009, 2012, 2016। अगर बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये आपदाओं को देखने के लिए, जो आपदाएं हैं इन आपदाओं की देखरेख करने के लिए, और साथ में यहाँ पे जो जनधन की हानि हो रही है इनके लिए, यहाँ पे इनको सेव करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया था। और ये लाया गया, कब लाया गया था? तो लाया गया था जनवरी 2006 में। ठीक है, जनवरी 2006 की बात करें तो ये तब से लागू होता है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम जनवरी 2006 में लागू हुआ। और इसका इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? इसका पर्पस था कि आपदाओं का प्रबंधन करना, जिसमें शमन रणनीतियों की तैयारी करना और क्षमता निर्माण आदि इसमें शामिल थे। दूसरी बात यह है कि जो हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम है, ये धारा 2 जो है डी, इसमें आपदा परिभाषित किया गया है कि आपदा क्या चीज है। अगर आपदा की बात करें तो आपदा एक, इसकी परिभाषा दी गई है, इसका अर्थ होता है आपदा का कोई भी या किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव के द्वारा जो है मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली जो तबाही है, दुर्घटनाएं हैं या विपत्ति है या गंभीर घटना संकट है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। सवाल नंबर 2, जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले में गृह मंत्रालय ने स्थायी रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के एक यूनिट स्थापित करने की बात करी है? जम्मू कश्मीर का एक जिला पड़ता है, बात करें जम्मू कश्मीर, इसका एक जिला पड़ता है जिसका नाम है जम्मू। इस जम्मू जिले में बात करी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें, इसने कहा है कि भाई हम जम्मू कश्मीर के जिले जम्मू में एक एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो भाई इसकी जो है इन कमांडो की यूनिट जो है परमानेंटली यहाँ पे रखेंगे। कहाँ पे? जम्मू में, ताकि जितने भी हमारे शत्रु राष्ट्र चाइना और पाकिस्तान दोनों हमारे साथ पड़ते हैं यहाँ से, तो इसकी वजह से कि ताकि यहाँ पे अगर कभी आक्रमण गतिविधि हो तो हम डायरेक्टली और जल्दी जवाब दे सकें हमें। क्योंकि अभी तक हमारे जो एनएसजी कमांडो रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? या तो दिल्ली में या फिर हम उन्हें रखते हैं चंडीगढ़ में। लेकिन अगर हम चंडीगढ़, दिल्ली या चंडीगढ़ से अगर हम इन्हें बुलाते हैं तो हम इन्हें एयरलाइन या मैं कहूँ कि हवाई मार्ग के द्वारा बुलाते हैं, जिसमें समय लग जाता है। तब तक आतंकी हमले, आतंकी गतिविधि थोड़ी आगे तक आ जाती है और हम बचाने में थोड़ा दिक्कत करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, यह आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू। गृह मंत्रालय ने जो है यहाँ पे, गृह मंत्रालय ने किसी भी बड़े पैमाने पर आतंकी घटनाओं को तुरंत जवाब देने के लिए जम्मू में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की एक स्थायी रूप से यूनिट स्थापित कर दी है। दूसरी बात है कि इससे पहले एनएसजी कमांडो दिल्ली या चंडीगढ़ में रहते थे और हवाई मार्ग के द्वारा यहाँ पे इन्हें लाना पड़ता था, जिसकी वजह से देरी हो जाती थी और कुछ आतंकी गतिविधि आगे बढ़ जाती थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, आपको पता होगा कि ये एक ऐसा संगठन या मैं कहूँ एक ऐसी संस्था है, या मैं कहूँ कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक ऐसी चीज़ है कि जो भारत में रियल हीरो होते हैं वो वाकई में ये होते हैं। इनकी ट्रेनिंग बाकी आर्म फोर्स से सबसे ज़्यादा हार्ड होती है और जहाँ भी कभी क्रिटिकल कंडीशन होती है वहाँ पे इन्हें अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इन्हें लाया जाता है। तो भाई इनके विशेष बल और प्रतिरक्षा करना, सुसज्जित करना, इन 3 चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने वेपन साथ में रखते हैं और इन्हें आप एनी वे एनी टाइम इनको आप कभी भी इनको कहेंगे तो हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरी बात है कि जो आतंकवाद को तेजी से प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए हम इन्हें या इनको इनके लिए तैयार इनको बुलाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो है भाई इसका आदर्श वाक्य क्या होगा? तो इनका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा इनका आदर्श वाक्य होगा। सवाल नंबर 3, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल किस वर्ष शुरू की गई है? ये 2011 में, 2015 में, 2018 या 2020? तो इस पहल को कब शुरू किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये पहल, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो ये पहल कहाँ से शुरू की जाती है? ये पहल शुरू की जाती है हरियाणा से, और हरियाणा के भी
पानीपत जिले से। कहाँ से? हरियाणा के भी पानीपत जिले से इसको शुरू किया जाता है। और ये शुरू कब की जाती है? 2015 में इसको शुरू किया जाता है बाल लिंग अनुपात को कम करने के लिए। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था कि जो बाल लिंगानुपात है, बाल लिंगानुपात, इस लिंगानुपात को कम करना। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनके लिंगानुपात को कम करने के लिए। अगर इस लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पर? हरियाणा में। और नॉर्मल लिंगानुपात की बाल से अगर अलग की बात करें नॉर्मल की, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका केरल में और सबसे कम हो जाएगा आपका हरियाणा में, ठीक है। ये शुरू की गई थी 2015 में। आंसर होगा ऑप्शन बी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल जनवरी 2015 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य लिंग आधारित गर्भपात, घटते बाल लिंग अनुपात को कम करना था, जो वर्ष 2011 में प्रत्येक यानी कि 1000 लोगों पर 918 लड़कियां थी। साथ में ये इसको शुरू करा। इसको शुरू करने के लिए 3 संयुक्त पहल इस मंत्रालय सामने आए थे। तो इस पहल को संयुक्त तरीके से, एक तो महिला बाल विकास मंत्रालय, साथ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और तीसरा था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीनों ने मिलकर के इसको शुरू किया था। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित होगा? इस सवाल को हम आज जरूर पढ़ रहे हैं, इसको हम जरूर पॉलिटी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सवाल आपका करंट में भी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की बात करें तो हाल फिलहाल में जो हमारे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उन्होंने अपना पद छोड़ा है और एक नवीनतम व्यक्ति ने इस पद को सुशोभित करा है ना। तो ये अनुच्छेद 111 में आएगा, अनुच्छेद 125 में, 130 में या 148 में। तो यहाँ पे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अनुच्छेद 148 में आता है। अगर इसकी बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत हम यहाँ पे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करते हैं और ये भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग यानी कि IAAD इसका प्रमुख है और यह केंद्र और राज्य दोनों के बात करें तो दोनों पर सार्वजनिक खजाने की सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। भारत का CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य और शक्ति सेवा शर्तें जो होती हैं इसको एक एक्ट के तहत दी गई हैं। 1971 का एक्ट है। साथ में से बीच बीच में चेंज भी किया गया है, अमेंडमेंट किए गए हैं 1976 में, 1984 में, 1987 में। सवाल नंबर 5, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल मिल्क डे की बात हो रही है यहाँ पे। तो नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। आंसर होगा ऑप्शन डी, 96 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल, नेशनल मिल्क डे ये 26 नवंबर को मनाया जाता है और ये वर्गीस कुरियन के बर्थडे पर मनाया जाता है, इनके बर्थडे यानी कि इनकी जयंती के उपलक्ष्य में। तीसरी बात ये है कि 2021 में इनकी 100वीं जयंती मनाई गई थी और इनको श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। अगर वर्गीस कुरियन की बात करें तो श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड भी चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड भी इनके द्वारा चलाया गया था। सवाल नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? अब जो कोयला सबसे ज्यादा पुराना होगा उसमें कोयले की मात्रा सबसे ज्यादा होगी और ये कौन सा कोयला हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट कोयला। आंसर होगा सबसे ज्यादा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में देखते हैं लगभग 80 से 95% जो है, 80 से 95% यहाँ पे कार्बन होगा। इसके बाद में लिग्नाइट में, इसके बाद बिटुमिनस और इसके बाद पीट। पीट सबसे खराब कोयला होता है, इसमें 40% से भी कम कार्बन होता है और ये बड़ा नया, यानी कि जैसे ही लकड़ी से कोयला बनता है तो पहला स्टेप पीट का ही होता है ना। चलिए एंथ्रेसाइट की बात करें तो एंथ्रेसाइट जो होगा आपका यहाँ पे, एंथ्रेसाइट 80 से 95% की बात करें, 80 से 95% कार्बन होगा और ये सबसे ज़्यादा पुराना होगा और ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पाया जाता है। दूसरी बात है बिटुमिनस, इसमें 60 से 80% कार्बन होगा और ये झारखंड में आपको पता होगा, झारखंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है, इस झरिया ये कोयले के लिए फेमस है और यहाँ पर जो है एक स्टील पावर प्लांट लगा हुआ है और ये किसकी बदौलत है? झारखंड के झरिया की। और दूसरी बात है कि यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। क्या नाम है? स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। साथ में यहाँ पे बिटुमिनस झारखंड में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपको ये कोयला देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में लिग्नाइट, और लिग्नाइट में 40 से 55% कार्बन
की मात्रा होती है, और ये राजस्थान, लखीमपुर जो असम में पड़ता है, साथ में तमिलनाडु यहाँ पर पाया जाता है। और इसके बाद में सबसे खराब कोयला होता है पीट, और पीट में 40% से कम कार्बन सामग्री और कार्बन पदार्थ होते हैं, और ये जलने पर बहुत धुआं देता है। सवाल नंबर 7, हिमालय पर्वतीय वनस्पति के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक नहीं है। जो स्टेटमेंट खराब है यानी कि जो गलत है, जो इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो भाई कौन सा यहाँ पे नॉट करेक्ट है। सबसे पहली बात कह रहा है कि पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा तथा विषुवत रेखा के निकट के कारण वनस्पति की सघनता कम है, जबकि पश्चिमी हिमालय में वृक्षों की सघनता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो पूर्वी हिमालय है यहाँ पे अधिक वर्षा है, विषुवतीय रेखा से निकटता के कारण वनस्पति की सघनता कम है, जबकि पश्चिमी हिमालय में वृक्षों की सघनता अधिक है। ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा उसने कहा कि सही नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा कम ठीक लग रहा है, इसको थोड़ा। अब इसके बाद में आता है कि हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है, ऊंचाई में वृद्धि होगी तो टेम्परेचर कम होगा और वनस्पति की अनेक पेटियां विकास होगा, बिल्कुल ये बात मुझे ठीक लग रही है। तो इसका आंसर यहाँ पे दूसरा ठीक है, पहला गलत है, उसने पूछा है गलत, तो आंसर होगा कि भाई पहला ही गलत है ना। चलिए, पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा विषुवत रेखा से निकटता के कारण वनस्पति की सघनता और अधिक है, जबकि पश्चिमी हिमालय में वृक्षों की सघनता कम है, ये बात है। दूसरी बात है कि हिमालयी क्षेत्र में जैसे जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ती है, तापमान कम होता है, तापमान कम होता है तो वनस्पति की अनेक पेटियां यहाँ पे डेवलप होती हैं। चलिए सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। अब जो आरबीआई है, आरबीआई के काम आपको बताने हैं। पहला काम है कि मौद्रिक नीति तैयार करता है आरबीआई, और उसका कार्यान्वयन और निगरानी भी करता है। दूसरी बात है कि बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड तैयार करता है कि किसी भी बैंकिंग परिचालन के लिए कोई ना कोई यहाँ पे एक कि भाई यहाँ पे इस बैंक के लिए ये नियम, ये शर्तें, या यहाँ पे इतना सब कुछ इस बैंक के लिए होना चाहिए। दूसरी बात है कि करेंसी जारी करता है आरबीआई और उसका विनियमन करता है, और साथ में अगर वो परिचालन योग्य नहीं है तो उस करेंसी को क्या करता है, यहाँ पे नष्ट कर देता है। तो सही आंसर होगा भाई, यहाँ पे सभी सही लग रहे हैं मुझे तो बिल्कुल, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के बहुत सारे काम हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने कहा सबसे पहले वो मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करता है। दूसरा है बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, और जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। साथ में ये जो है करेंसी भी जारी करता है, उसका विनियमन करता है, और साथ में परिचालन योग्य ना अगर मान लिया जाए वो करेंसी नहीं चल पा रही है तो उन सिक्कों को क्या करेगा, यहाँ पे उन सिक्कों को नष्ट कर देगा, ठीक है। और ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का एक्ट है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल होगी। अब उसने पूछा है कि खरीफ की फसल कौन सी होगी, मटर, मक्का, मसूर या जौ। खरीफ की फसल वो होती है जो गर्मियों के आने पर बोई जाती है, और जैसे गर्मियां चल रही हैं तो काट ली जाती है, बरसात के मौसम में लगभग काट ली जाती है। तो मटर तो आप देखेंगे सर्दियों की फसल हो जाएगी, इसको रबी की फसल में गिनेंगे। इसके साथ में चना भी रबी की फसल में आता है। मसूर और जौ साथ में जैसे गेहूं है और चना है, साथ में सरसों है, तो ये सब क्या है, ये सब रबी की फसल में आते हैं। खरीफ की फसल में जैसे मक्का आती है, मक्का की बात करें, या धान आता है, ये सब आप देखेंगे खरीफ की फसल में है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखो जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं। बोने का समय इनका मई और जुलाई होता है, और काटने का जो है इनका सितंबर अक्टूबर होता है। ये फसलें ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, मूंग, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, ये सारी फसलें कौन सी होती हैं, ये सारी फसलें आप देखेंगे खरीफ की फसलों में आती हैं। सवाल नंबर 10, हाल ही में खबरों में रही रायतू बंधु योजना, इसका संबंध किससे है। रायतू बंधु योजना आप देखेंगे कुछ आंध्र प्रदेश में भी इसके बारे में ऐसी योजना देखी जाती है ना, बिल्कुल। ओडिशा हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, किस राज्य की योजना होगी रायतू बंधु योजना। रायतू बंधु योजना है किसानों को, जो किसान हैं इन किसानों को सहायता देना इस योजना का काम है, और ये योजना हो जाएगी आपकी तेलंगाना की। कहाँ की होगी ये योजना, होगी आपकी तेलंगाना की, ये योजना तेलंगाना की होगी। देखते हैं रायतू बंधु योजना, ये निर्वाचन आयोग ने हाल ही में रायतू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए तेलंगाना सरकार को दी गई है, ठीक है।
और इसकी अनुमति वापस ले ली है कि जो योजना थी ये किन सरकार के अधीन आएगी। दूसरी बात क्या है, रायतु बंधु योजना जिसे किसान निवेश सहायता योजना बोलते थे, इसके रूप में भी जाना जाता है, और जो 2018 से तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई थी, किसानों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम रहा था ये। इस योजना का उद्देश्य था कि किसानों की प्रारंभिक निवेश आवश्यकताओं के लिए समय पर नगद अनुदान करना, साथ में ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसान कर्ज के लाल जाल जो है उसमें ना फंसे। तीसरी बात है, योजना के तहत प्रत्येक सीजन में प्रति किसान को यहाँ पे 5,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता सीधे प्रत्येक किसान के खाते में जाती रहे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI की बात करें तो भाई हमारा जो 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? गोवा में हुआ है, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, मुंबई में। कहाँ पर हुआ है भाई? कॉमन सी बात है कि फिल्मों की दुनिया कौन सी है? गोवा, तो ये कहाँ होगा? गोवा। वैसे अगर मैं बात करूँ तो अगर शहर तो ये मुंबई माना जाता है ना, लेकिन फिल्म फेस्टिवल की बात करें 55वां तो ये हुआ है गोवा में। आंसर होगा ऑप्शन ए। जो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है तो ये गोवा में आयोजित हुआ है, इसको होस्ट करा है गोवा ने, और 1952 में इसको स्थापित किया गया था। फिल्म फेयर यहाँ पे जो क्या बोलते हैं फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1952 में स्थापित हुआ था और सबसे प्रमुख फिल्म समारोह में से एक रहा था। यह महोत्सव हर एक साल में आयोजित किया जाता है और वर्ष 2004 से इसका स्थायित्व स्थल गोवा राज्य रहा है। 2004 से ये गोवा में है। ये एकमात्र दक्षिण एशियाई फिल्म महोत्सव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं व संघ महासंघ द्वारा प्रतिस्पर्धी फीचर फिल्म महोत्सव के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष करी गई थी? तो यहाँ पे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें तो भाई इसकी स्थापना कब करी गई? 1970 में। अच्छा, दो जगह 1970 है, 1970। चलिए तो भाई ये काम करते हैं, इसको 1972 कर देते हैं। ये 1972 है, ऑप्शन ए 1972, 1980 में, 1983 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 1970 में, है ना। जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है इसकी सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है ये, और इसकी स्थापना 1975 में भारतीय फिल्म उद्योग के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए, सिनेमा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमने 1972, ओफो ये 1975 होगा, इसमें दोनों में सेम हो गया है, ये डिजिट में चेंज करना भूल गई थी, माफ कीजिएगा, 1975। चलिए अगला सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है कि भारत में कितने जनजातीय अनुसंधान संस्थान ट्राई हैं? अगर यहाँ पे बात करें कि जो ट्राइब रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये 10 होंगे, 19, 21, 27। इनकी संख्या कितनी होने वाली है? फिलहाल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या होगी 27, 27 इनकी संख्या हो जाएगी। चलिए जनजातीय अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये राज्य स्तर पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय की अनुसंधान शाखा के स्वरूप कार्य करते हैं, और पूरे भारत में इनकी संस्थाएं कितनी हैं? 27 संस्थाएं इनकी पूरे भारत में हैं। दूसरी बात यह है कि वे जनजातीय विकास और जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए थिंक टैंक के रूप में भी काम करते हैं। और अगली बात यह है कि वे राज्य नियोजन उपयुक्त कानून निर्माण के लिए साक्ष्य आधारित इनपुट प्रदान करते हैं, और जनजातीय समुदाय जनजातीय मामलों में शामिल हितधारक जो होते हैं उनकी क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। साथ में जनजातीय मुद्दों विरासत के बारे में जानकारी का प्रसार करना और जागरूकता उत्पन्न करना भी इनका काम होता है। चलिए सवाल नंबर 14। युवा संगम पहल की बात करें तो युवा संगम पहल निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये पहल 2011 में, 2017, 2020, 2023। इस पहल को युवा संगम पहल को कब शुरू किया गया? युवा संगम पहल 2023 में शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, जो अब एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि देखो युवा संगम पहल 2023 में शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की थी। इंपॉर्टेंट, किसने? युवा संगम पहल शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। दूसरी बात यह कि इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में युवाओं के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना। तीसरी बात है कि यह कार्यक्रम सांस्कृतिक एकीकरण, साथ में ज्ञान साझाकरण और सार्थक बातचीत को बढ़ावा दे करके विविधता में एकता को बढ़ावा देना है। चलिए सवाल नंबर 15।
सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? 1960 में, 1972, 1988, सॉरी 1888, 1800 है, माफ कीजिएगा, 1860, 1872, 1888, 1890 है। तो यहाँ पे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम ये जो आता है, ये आता है 1860 में। कब आता है? 1860 में, बिल्कुल। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 में अधिनियम लाया गया और ये भारत में उन सोसाइटियों को पंजीकरण की अनुमति देता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के माध्यम से समाज के कल्याण को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, ये भी। अगला सवाल नंबर 16, महाकुंभ 2025 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने जा रहा है? और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हो रहा है आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, प्रयागराज में। और ये सवाल मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और इन 75 जिलों में एक 76वां अस्थायी जिला बन रहा है, अस्थायी जिला, और वो प्रयागराज में बन रहा है महाकुंभ को लेकर के। ठीक है, जैसे ही महाकुंभ का मेला समाप्त होगा वैसे ये जिला भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए, तो आप देखेंगे महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा। और यह विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक संगम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। और इस समागम में मुख्य रूप से सन्यासी, संत, साधु व साध्वियां, यहाँ पे कल्पवासी और सभी क्षेत्रों में तीर्थ यानी कि तीर्थयात्री शामिल होंगे। कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है जो 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है और महाकुंभ 4 साल में एक बार लगता है। कुंभ तो अगर बात करें तो यहाँ पे 4-4 साल में लगता है, ठीक है, 5-5 साल में, लेकिन महाकुंभ तो 12 साल में एक ही बार लगता है। चलिए, वैसे कुंभ 4 जगह लगता है, आप देखेंगे प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज में लगता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, और ये गंगा और यमुना नदी के किनारे लगता है। दूसरा लगता है आपका गोदावरी नदी के किनारे लगता है, और उज्जैन में लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, और साथ में नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे, और एक हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के किनारे। ठीक है, चलो सवाल नंबर 17 है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? तो जलमार्ग अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2011 में, 2016, 2019, 2021। इसका आंसर होगा ये 2016 में राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम लागू किया गया था। 2016 में इसको लागू किया गया और इसका उद्देश्य है शिपिंग और नौवहन के लिए जलमार्ग विकसित करने, अंतर्देशीय जल परिवहन तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका काम था। अगला सवाल है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1986 में, 1990, 1993, 1998। इसकी स्थापना की गई थी 1986 में, ऑप्शन ए होगा। देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण शिपिंग मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 1986 में शिपिंग और नौवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास साथ में विनियमन के लिए की गई थी। सवाल नंबर 19, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में होगा, पश्चिम बंगाल में, केरल में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का हेडक्वार्टर ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ? यूपी में। तो जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और अपने यूपी की बात है, मतलब ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके मुख्य कार्य की बात करें तो अंतर्देशीय जलमार्गों में आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और नई परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता का सर्वेक्षण करना, प्रशासन विनियमन करना। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 20 है, युवा संगम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा संगम किसकी पहल हो जाएगी? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की, शिक्षा मंत्रालय की, या पर्यटन मंत्रालय की, जनजाति मंत्रालय की? अभी मैंने युवा संगम की बात भी करी थी, तो ये किसकी हो जाएगी? युवा संगम शिक्षा मंत्रालय की पहल हो जाएगी। युवा संगम पहल 2023 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में युवाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना। तीसरी बात है कि इसका आयोजन संपूर्ण सरकार यानी कि दृष्टिकोण के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें अनेक मंत्रालय, विभाग और राज्य सरकार इसमें अपना सहयोग दे रही हैं। ठीक है, चलिए तो आज के 20 सवाल थे जो हमने डिस्कस किए हैं। आगे की कल की क्लास हम कल देखते हैं। ठीक है,
चलिए, तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, और चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और बाकी भाई चलिए देखते हैं नेक्स्ट